बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पिछले वीलॉग से इस वीलॉग के बीच में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो गई। 12 दिन से जारी जंग के खात्मे के हवाले से ख़बरें आ गई। अब ये हुआ कैसे, मैं आपको वाक़याती हक़ाइक़ बता देता हूँ ताकि एक समरी में आपको आइडिया हो जाए कि ईरान और अमेरिका के बीच में क्या हुआ, उसके बाद किसने क्या किरदार अदा किया और बिल आखिर अगर जंग बंदी हो गई या ये कामयाब हो जाती है तो वो किस तरीके से हुई है। क्योंकि अभी जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो इस वक्त तक डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आ चुका है जंगबंदी को लेकर, लेकिन ईरान की तरफ से जो जवाबी स्टेटमेंट आया वो ज़रा थोड़ा मुख्तलिफ है और कंडीशनल है, यानी उसके अंदर कुछ शराइत रखी गई हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अब सबसे पहले तो आप ये देख लें कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया था B-2 बम्बर से, और उन्होंने 3 जगह पे ऊपर बड़ा अटैक किया। और अमेरिका ने कोई मकामी या इस खित्ते के अंदर कोई भी ऐसी उनकी एयर बेस नहीं है जिसको ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया हो, क्योंकि आसपास जितनी एयर बेसेस हैं वो ज़्यादातर मुसलमान मुल्कों के अंदर हैं। तो मुसलमान मुल्कों के अंदर से अगर वो करते तो फिर ये एक नई सिचुएशन पैदा हो जाती। B-2 बम्बर्स जो है वो बड़ा लंबा ट्रैवल कर सकते हैं, लिहाजा वो दूर से आए, उन्होंने अपना टारगेट जो है वो ईरान के अंदर हिट किया और फिर वो वापस चले गए। इसमें ईरान का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ये दावे भी किए जाते हैं कि ईरान को पेशगी इतला मिल गई थी, उसको आइडिया हो गया था क्या होने जा रहा है, तो ईरान बड़े नुकसान से बच गया। अमरीकी हमलों के नतीजे में ईरान में कुछ शहादतें भी रिपोर्ट नहीं हुई, कोई बड़े नुकसानात भी रिपोर्ट नहीं हुए। बहरहाल अमेरिकन के अपने दावे हैं, ईरानियों के इसमें अपने दावे हैं। ईरान ने कहा था कि अमेरिका को जवाब ज़रूर देंगे, और उसके बाद ईरान ने 2 जगहों पे अटैक किया जो अमरीकी बेसेस हैं। नंबर 1, ईरान ने अटैक किया कतर में जो अमरीकी बेस है वहाँ पे, और नंबर 2 उन्होंने इराक़ के अंदर जो अमरीकी एयर बेस है वहाँ पे अटैक किया। अब ये गदीर एयर बेस है कतर के अंदर, और यहाँ पे कुछ 10,000 के करीब, ये सबसे बड़ी एयर बेस है अमेरिकन की इस रीजन में। और गुज़िश्ता साल एक और मुआहदा हुआ था अमेरिका का और कतर का, ये एयर बेस अभी 10 साल मज़ीद ये फ़ौजी अड्डा अमेरिका के पास रहेगा। इसमें लगभग कुछ 10,000 अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं, और सबसे लंबी जो उनके पास पट्टी है जहाँ से वो जहाज़ों को उड़ा सकते हैं, स्ट्रिप, वो यहाँ पर है। तो ये अमेरिकन की दिफाई नुक्ता नज़र से इस खित्ते के अंदर एक ज़बरदस्त एयर बेस है जिसके ऊपर ईरान ने अटैक किया। अब ईरान ने जो अटैक किया उसमें ईरान का दावा है कि उन्होंने अमेरिका को हिट किया है, और अमेरिका के साथ वो किया जो अमेरिका ने ईरान के अंदर किया। और ईरान ने इसको नाम दिया था, इराक़ में और कतर में जो ऑपरेशन किया उसको बशारतुल फतह का नाम ईरान ने दिया। और इसके अंदर जनाब उन्होंने मिज़ाइल दागे, और ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान की जानिब से फायर किए गए मिज़ाइलों ने इराक़ और कतर में कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। फ़ौजी ज़राए ने बताया कि मिज़ाइल हमलों के वक्त दिफाई सिस्टम मुतहर्रिक था। इससे कबल ईरान ने अमरीका को जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने के बाद भरपूर जवाब देने का इंदिया दिया था। अब ये जनाब एक तरफ जो मौक़िफ़ है ये है ईरान का। अब कतर का भी इसके ऊपर एक मौक़िफ़ आया, अरब ममालिक का भी आया, और उन्होंने मज़म्मत की, क्योंकि अरब ममालिक को ये लगता है कि जब हमारी सरज़मीन ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हुई तो हमारी सरज़मीन पे, चाहे वो अमेरिकन अड्डे हैं, वहाँ पे ईरान को अटैक नहीं करना चाहिए था। उनका मौक़िफ़ ये है, और ईरान का मौक़िफ़ ये है कतर को लेकर। और ईरान ने उनको बताया, अभी पेशगी इतला भी दी, ईरान ने उनको ये बताया कि जनाब हम कतर के ऊपर अटैक नहीं कर रहे, कतर वाले हमारे भाई हैं, यहाँ पर जो अमरीकी बेस है जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया हम उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब ये ईरान का मौक़िफ़ है, दोनों का मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रख दिया। अब कतर में अमरीकी एयर बेस पर ईरानी हमला, कतर का रद्द-ए-अमल जो सामने आया, उन्होंने इसकी शदीद मज़म्मत करते हुए इसे खुद मुख्तारी, फ़िज़ाई हदूद और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि इसके ऊपर हमारे पास जो है ये हक़ महफूज हम रखते हैं बराह रास्त जवाब देने का, ये भी कतर ने कहा था। लेकिन कतर ने उसके बाद एक बहुत बड़ा काम भी किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर क्या कहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अजीबोगरीब ट्वीट की है। ये सारी ट्वीट जो है वो मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ खबर क्या है। एक्चुअली इसकी ट्वीट बड़ी लंबी चौड़ी है, 2 ट्वीट्स की हैं एक्चुअली। एक तो उन्होंने जंगबंदी के हवाले से की, लेकिन उससे पहले जब ईरान ने अटैक किया वापस अमेरिका पे, तो अमेरिका ने क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कतर में दागे गए ईरानी मिज़ाइलों हमलों की पेशगी इतला देने पर तेहरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इससे जानी नुकसान को रोकने में मदद मिली। दुनिया को मुबारकबाद कि अब अमन का वक्त आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान ने ऑफिशियली रिस्पॉन्ड किया है, और जो हमने किया उसके बाद ईरान ने कुल 14 मिज़ाइल दागे, जिनमें से 13 को हमने मार गिराया और 1 मिज़ाइल को छोड़ दिया क्योंकि वो किसी ख़तरनाक सिमत में नहीं जा रहा था, उससे किसी नुकसान का अंदेशा नहीं था।
ट्रंप ने अपनी पोस्ट में मजीद लिखा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कोई भी अमरीकी जख्मी नहीं हुआ और बमुश्किल कोई नुकसान हुआ है। ट्रंप का कहना था कि सबसे अहम बात यह है कि ईरान ने अपना गुस्सा निकाल लिया है और उम्मीद है कि अब मजीद नफरत नहीं होगी। अमरीकी सदर ने लिखा कि मैं ईरान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें हमले से पेशगी इतला दी जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि तेहरान खित्ते में अमन और हमआहंगी की तरफ बढ़े और मैं पुरजोशी से इसराइल को भी यही करने की तरगीब दूंगा। यानी मैं चाहता हूं इसराइल भी यही करे और मैं ये चाहता हूं कि ईरान भी यही करे। अब जो मुतज़ाद इतलात आ रही हैं उन इतलात के बाद ये कंफर्म हो रहा है कि तकरीबन मामला जंगबंदी की तरफ चला गया है। डोनाल्ड ट्रंप का जो आखिरी ट्वीट आया वो है वो ट्वीट जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को मुबारकबाद दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जनाब अब अमन हो गया है और सारी दुनिया को मैं मुबारकबाद देता हूं। अच्छा, अपने इस ट्वीट में मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूं आपके लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल और ईरान के माबैन मुकम्मल और कुल्ली जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया है जो तकरीबन 6 घंटे बाद शुरू हो जाएगी जब दोनों ममालिक के जारी आखिरी इक़दाम मुकम्मल हो जाएंगे और ये जंगबंदी 12 घंटों तक जारी रहेगी जिसके बाद ये जंग बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म तस्वुर की जाएगी और इब्तदाई तौर पर ईरान जंगबंदी शुरू करेगा। फिर 12 घंटे के बाद इसराइल और 24 घंटे के मजमूए पर दुनिया 12 दिनों की जंग के इख्तिताम का जश्न मनाएगी। यानी वो कह रहे हैं अगले 24 घंटों में जंग खत्म हो जाएगी। पहले ईरान की जानिब से जंगबंदी हो जाएगी, फिर इसराइल की जानिब से जंगबंदी हो जाएगी और उसके बाद दुनिया जश्न मनाएगी इस बात पर कि 12 दिनों की जो जंग एक लगी हुई थी वो जंग खत्म हो गई है। इन 12 घंटों में जब भी जंगबंदी हो दूसरे फरीक से अमन और एहतराम की तवक्को की जाती है। अगर सब कुछ तरतीब के मुताबिक हुआ जैसा होना चाहिए तो मैं इसराइल और ईरान दोनों की तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने इतने बड़े अज़म, हौसले और दानिशमंदी से 12 दिनों की जंग को ख़त्म किया। ये जंग कई साल जारी रह सकती थी और पूरे मशरिक़ वुस्ता को तबाह कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दोबारा नहीं होगा। अल्लाह इसराइल को सलामत रखे। इन्होंने कहा गॉड ब्लेस इसराइल। अल्लाह ईरान को सलामत रखे, गॉड ब्लेस ईरान। ये डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा। अल्लाह मशरिक़ वुस्ता को सलामत रखे, ये भी इन्होंने लिखा। अल्लाह रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका को सलामत रखे, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को भी अल्लाह सलामत रखे। डोनाल्ड ट्रंप ने सबके लिए दुआएं की और साथ लिखा अल्लाह ब्लेस द वर्ल्ड के गॉड ब्लेस द वर्ल्ड के अल्लाह ताला जो सारी दुनिया को जो है वो सलामत रखे। तो ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि जंगबंदी हो गई है। अब इसके बारे में जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि क्योंकि राब्ता था कतर का ईरान के साथ, ईरान ने कतर की सरजमीन पे अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाया। गो कि अमेरिका कह रहा है इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान को एक सेविंग मिल गई, एक फेस सेविंग मिल गई उन्हें। लेकिन इसराइल के साथ क्या हुआ ये मैं आपको भी आगे चल के बताता हूँ। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद ये पता चलता है और कुछ मीडिया के ज़राए ये दावा करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि शायद कतर की जानिब से अमेरिका से रब्ता किया, कुछ ये कहते हैं कि अमेरिका की जानिब से कतर से रब्ता किया गया। लेकिन ये ज़रूर है कि रब्ता हुआ दोनों के बीच में। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि इसराइल जंगबंदी पर आमादा है, तो आप ईरान से बात करें कि वो भी जंगबंदी पर आमादा हो जाए। ईरान तो पहले दिन से एक बात कह रहा है कि हमारे पे जो अटैक करेगा हम उस पर वापस अटैक करेंगे। अगर इसराइल जंग को रोक देता है तो हम भी जंग को रोक देंगे। लिहाजा जंग रोकने के ऊपर तो सारे आमादा थे, लेकिन ये जंग बढ़ती चली जा रही थी और ये खतरा था कि ये पूरे खित्ते में खुदा न खास्ता फैल जाएगी। अमेरिका जो तकरीबन 24 घंटे पहले बम्बारमेंट करता है और 24 घंटे के बाद वो एकदम जंगबंदी करवा देता है, ये कोई बात आपको समझ आ रही है? देखें, इसमें कोई कॉमन सेंस की चीज़ें हैं जो समझने की हैं। अमेरिका इस बात के ऊपर भी बज़िद था कि ईरान के अंदर रजीम चेंज करवाया जाए और इसके इशारे डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को बार बार कह रहे थे कि अपने हमले अपने कंटिन्यू रखने हैं और उनकी तारीफ भी कर रहे थे, उनको सपोर्ट भी कर रहे थे। फिर यही डोनाल्ड ट्रंप अपने जहाज़ों को स्पेशली भेजते हैं कि ईरान के ऊपर जाके बमबारी करके आओ, लेकिन फिर एकदम सिचुएशन बदलती है और जंगबंदी की तरफ चली जाती है। तो ये जो है इतना सादा नहीं होता, ये मुल्कों के मामला हैं बड़े गंभीर होते हैं और ये इंटरनेशनल मामला हैं। अमेरिका ने इससे पहले जिस भी मुल्क पे हमला किया, अमेरिका को बड़ी अनकंडीशनल सपोर्ट मिली है मगरबी ममालिक से, स्पेशली यूरोप से, बरतानिया से, बाकी मुल्कों से। इवन जो गल्फ ममालिक हैं वो भी अमेरिका की सपोर्ट करते रहे हैं और बड़ी खुलकर सपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन इस मरतबा जितने भी गल्फ ममालिक हैं, लगभग 20 से ज़ायद ममालिक ने, जो मुसलमान ममालिक हैं, उन्होंने फौरी तौर पर जो है इन चीज़ों की मजम्मत की थी। पाकिस्तान जैसे मुल्क ने भी मजम्मत की कि ईरान के ऊपर जो अमेरिका ने अटैक किया, और अरब ममालिक ने भी यही कहा। अब सारे के सारे इसराइल के खिलाफ भी ईरान के साथ थे और ईरान के लिए हमदर्दी बढ़ रही थी। रशिया और चीन की अपनी एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है
और फौरी तौर पे ईरान की और रशिया की जो एंगेजमेंट्स शुरू हुई थी उनसे भी एक खलबली मची हुई थी। दूसरा, मगरिब से जो सपोर्ट एक अनकंडीशनल मिल जाती है अमेरिका को किसी भी लड़ाई को शुरू करते वक्त, वो उस तरह की गर्मजोशी थी नहीं। उसके 2-3 रीजन हैं। एक तो मगरिब ये समझता है कि इसराइल ने ये जंग छेड़ी है और अमेरिका इस जंग के अंदर कूद रहा है, जो गैर जरूरी है। दूसरा, ईरान बार बार ये बताता रहा है कि हम तो एटमी ताकत बनना ही नहीं चाहते, हम नहीं बना रहे एटम बम, और इसके ऊपर कोई रिपोर्टें भी मौजूद हैं जिनको अमेरिका ने और इसराइल ने कहा नहीं, ये झूठी रिपोर्टें हैं। दूसरी चीज ये। तीसरी चीज ये है कि यूरोप में और अमेरिका में एक छोटी सी खलीज पैदा हो गई इस बात को लेकर, छोटी तो नहीं है, बड़ी खलीज है, कि जब डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया आई तो यूक्रेन के ऊपर इनकी पॉलिसी शिफ्ट हो गई, जिसपे यूरोप नाराज है। यूरोप को लगता था कि यूरोप को सिक्योर रखने के लिए यूक्रेन की रशिया के खिलाफ पूरी मदद करना अमेरिका की जिम्मेदारी है, और अमेरिका ने यह जिम्मेदारी उठाई भी है, बहुत पैसा भी खर्च किया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद यूक्रेन को वो सपोर्ट नहीं दी जिसपे यूरोप कुछ हद तक खाइफ है। जब देखें ना, वहां से ज़ेलेंस्की निकलता है अमेरिका से, तो फिर उसके बाद वो बरतानिया पहुंचता है, वहां उसको प्रोटोकॉल मिलता है, वहां उसको बादशाह से मिलवाया जाता है, फिर यूरोप के अंदर जो है वो उसको खास तरीके से वेलकम किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यूरोप और अमेरिका के बीच में एक खला पैदा तो हो रहा था छोटा मोटा। तो यहां पे अमेरिका को वो वाली गर्मजोशी नहीं मिली। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा खुल के सपोर्ट किया, लेकिन बहुत सारे और सपोर्टर हैं जो सपोर्ट कर सकते थे, उन्होंने अमेरिका को वैसे सपोर्ट नहीं किया। अमेरिका को समझ आ गई कि लड़ाई बढ़ेगी तो अमेरिका के लिए इसमें बहुत कुछ पाने के लिए नहीं है, और वो पजीराई उसको नहीं मिलेगी जो पजीराई वो माजी में हासिल करता रहा। फिलहाल उसको एक चुदराहट मिल गई कि उन्होंने बम शम चला दिए, अपनी ताकत शो कर दी, अपने मसल शो कर दिए। ईरान को फेस सेविंग मिल गई, ईरान ने भी जवाबी हमला कर दिया। तो ये तो हो गया अमेरिका का और ईरान का, कि अमेरिका ने अपनी चौधराहट दिखा दी, अपने बम चला दिए कि ना हम बहुत ताकतवर हैं, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ईरान ने अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए अमेरिका को जवाबी कार्रवाई भी कर दी। अब उसमें अमेरिका का नुकसान नहीं हुआ, अमेरिका ये दावा कर रहा है। लेकिन इसके अंदर हुआ क्या? देखिए, इसमें सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि ईरान का नुकसान भारी हुआ है। देखिए, उनकी फौजी क़यादत जो है वो एक रात के अंदर शहीद हो गई, उनके बहुत सारे साइंटिस्ट शहीद हो गए, उनके बहुत सारे शहरी शहीद हो गए, उनका बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ बहुत पैसा लगता है दोबारा उनको सेट करने में, तो ईरान का काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन इसमें खित्ते में इसराइल की मिथ भी ईरान ने तोड़ दी। यानी जो लोगों को ये लगता था ना कि ये बिल्कुल नाकाबिले तस्खीर है, या इसराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनकी मौजूदगी में कोई भी इसराइल को कभी जवाब नहीं दे सकता, तो वो मिथ टूट गई है। वो जो एक खित्ते के अंदर चौधराहट बनी हुई थी इसराइल की, सारे मुसलमान मुल्कों के बीच में उसने अपना एक दंदनाता हुआ एक रोल रखा हुआ था, ऐसा लगता है कि ईरान ने वो मिथ भी तोड़ दी है। तो जहां ईरान का नुकसान हुआ वहां इसराइल का भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब अमेरिका ने अपनी चौधराहट जो है वो किसी ना किसी तरह कायम कर दी, लेकिन फ़लस्तीनियों का मामला कुछ पीछे चला गया है। अब पाकिस्तान ने गलत मौके पर गलत फैसला किया। पाकिस्तान को थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। डोनाल्ड ट्रंप के ऐन बमबारी करने से पहले पाकिस्तान ने उन्हें अमन के नोबल इनाम के लिए नामजद कर दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो इस वक्त हुकूमत के बहुत हमायती सहाफ़ी हैं जिनके उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरे तो नहीं अच्छे इस हुकूमत से ताल्लुकात, लेकिन जिनके अच्छे ताल्लुकात हैं, इवन हुसैन हक्कानी साहब हैं, बाकी लोग हैं, उन लोगों ने भी ये कहा कि नहीं, ये खुशामदाना फ़ैसला है और जल्दबाजी में किया हुआ फ़ैसला है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये हुकूमत को अपना फ़ैसला वापस लेना चाहिए, बल्कि इसके लिए JUIF के कामरान मुर्तज़ा साहब ने, सेनेटर हैं, उन्होंने सेनेट में करारदाद भी जमा करवा दी है कि ट्रंप को ये जो नामजदगी की गई है पाकिस्तान की जानिब से नोबल पीस प्राइज़ की, इस पे उन्होंने करारदाद जमा करवा दी है। देखते हैं इसके ऊपर अब सेनेट के अंदर क्या बहस होती है, क्या बातचीत होती है। तो नाज़रीन, अब तक की जो कुल मिला के सूरत हाल है वो आके रुक जाती है एक आखिरी स्टेटमेंट के ऊपर, जो स्टेटमेंट दिया है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने। और उनका स्टेटमेंट अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इससे कोई आधा घंटा पहले आया, आधा घंटा 35 मिनट पहले आया। और वो अपने स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, वो भी अंग्रेजी में स्टेटमेंट है, मैं आपको उर्दू में इसको ट्रांसलेट कर देता हूं। उन्होंने कहा कि जैसा कि ईरान पहले भी कई बार वादे कर चुका है कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ जारहियत शुरू की है, हमने नहीं की, और अभी तक किसी जंगबंदी या फौजी कार्रवाई के खात्मे पर कोई मुआहदा तय नहीं पाया है। ये अभी वो ये कह रहे हैं आधा पौना घंटा पहले कि अभी तक कोई मुआहदा तय नहीं पाया है। ताहम उन्होंने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि शर्त यह है कि इसराइली हुकूमत तेहरान के वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे के बाद ईरानी अवाम के खिलाफ अपनी गैर कानूनी जारियत बंद कर दे। हमारा इसके बाद अपना रद्द अमल जारी रखने का कोई इरादा नहीं है।
तो ये एक तरह से जंगबंदी का ऐलान है, लेकिन मशरूत है कि इजराइल जो है वो अब अटैक करना बंद कर दे। अगर इजराइल अटैक करना बंद करता है तो हम भी अटैक नहीं करते, ये एक कंडीशन है। तो लगता ऐसा है कि तकरीबन जंगबंदी है। हमारी फौजी कार्रवाइयों को रोकने का हतमी फैसला बाद में किया जाएगा। ये जनाब ईरान की जानिब से स्टेटमेंट है। देखिए, उन्होंने भी इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, उन्होंने अपने लोगों को मुतमईन रखना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम सबको याद रखनी पड़ेगी कि गाज़ा के मुसलमान इससे एक उम्मीद में आ गए थे और पहली मरतबा उन्होंने देखा कि इसराइल के ऊपर भी वापस रिटेलिएशन हुई है। इसराइल को पहली मरतबा जंग की हिद्दत का, जंग की गर्मी का और उसकी शिद्दत का अंदाज़ा हुआ कि जंग उनके अपने मुल्क के अंदर पहुंची। उनके अपने मुल्क के अंदर जो है वो धमाके हुए, मिसाइल्स आकर गिरे हैं। तो ये एक नई सूरत हाल है जिसका उन्होंने बड़े लंबे अरसे के बाद, कम से कम जो अभी मौजूदा नस्लें हैं ये इसराइल की, उन्होंने पहली मरतबा इसका सामना किया है। तो ये उनके लिए बड़ा टफ था। अब इसमें मुसलमान मुल्कों के पास एक मौका है कि इस मौके को ज़ाया ना जाने दें, इकट्ठे होकर बैठें, चाहे सऊदी अरब में बैठें, चाहे कतर में जाकर बैठ जाएं, चाहे ईरान में आकर बैठ जाएं। मुसलमान मुल्कों को इकट्ठे होकर इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि गज़ा के हवाले से, क्योंकि देखिए जो मसले की जड़ है ना वो ये है कि फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म होता है। जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिल जाता तब तक इस खित्ते में मुकम्मल अमन नहीं हो सकता। तो इस मसले को उजागर किया जाए और इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए, देखें हर बुरी चीज़ के अंदर या हर लड़ाई के अंदर कहीं ना कहीं खैर का पहलू भी होता है। तो अगर यहाँ से ये खैर का पहलू निकल आए और मुसलमान ममालिक एक दबाव बनाएं और कोशिश करें कि खित्ते में पायदार और हमेशा अमन रखने के लिए फ़लस्तीन का जो मसला है वो हल किया जाए, फ़लस्तीनियों को उनका जो जायज़ हक है वो दिया जाए, तो फिर सूरत हाल जो है वो देर पा अमन की तरफ जा सकती है। अब नाज़रीन, एक और ख़बर की तरफ आ जाएं कि अली अमीन गंडापुर साहब बहुत ज़्यादा तनकीद की ज़द में है। उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने बजट पास करवा दिया है। देखिए, हमारे पास जो दस्तयाब मालूमात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मालूमात ये है कि इमरान खान साहब ने ये ऑर्डर दिया था कि मेरे से मुशावरत किए बगैर ये बजट पास नहीं होगा। फिर खबर आती है कि बजट पेश हो गया है, इस पर बहुत तनकीद हुई। फिर बाद में खबर आती है कि बजट पास हो गया, कल बजट पास भी हो गया, इस पर और ज़्यादा तनकीद हुई और वो छाड़ हो रही है अली अमीन गंडापुर साहब पे, उनकी गवर्नमेंट पे कि आपने बजट इमरान खान साहब से बात किए बगैर पास क्यों किया, हत्ता कि अभी 30 तारीख तक का टाइम था। अब इस पर जो मेरे पास खबरें हैं पहले मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, फिर मैं आपको अपना तजिया भी बता दूंगा। खबरें ये हैं कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इमरान खान साहब की बहनों के ज़रिए से आई थी कि इमरान खान साहब ने क्या कहा था। 2 बहनें इमरान खान साहब से मंगल वाले दिन मिली थी और उसके बाद इमरान खान साहब का एक ट्वीट भी था जिसमें यह लिखा हुआ था कि इमरान खान साहब से मुशावरत के बाद बजट पास होगा। और उसके अलावा यानी इमरान खान साहब ये बताना चाह रहे थे कि उनकी रेलिवेंसी कितनी है, उनसे मुशावरत होगी तो बजट पास होगा। फिर अलीमा खान साहबा की एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के तमाम लोग जो है वो अडियाला जेल आएंगे और वहाँ पे आएंगे, पहुँचेंगे, हम भी जाएंगे, एहतजाज करेंगे। तो इस किस्म की एक हिकमत अमली भी बनी हुई थी जिसको उन्होंने बड़ा वेलकम किया था। और जो पॉलिटिकल कमेटी के लोग हैं, कुछ लोगों से जो मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की वो ये है कि क़यादत में भी कुछ लोग हैरान थे कि ये बजट ऐसे पास हो गया। हालांकि तय ये था कि 24 तारीख को यानी आज के दिन में खैबर पख्तूनख्वा के MPs बड़ी तादाद में जाएंगे और जाकर वहाँ पे अडियाला के बाहर मौजूद रहेंगे और ये मुतालबा करेंगे कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, हमने बजट के हवाले से उनसे मुशावरत करनी है। और फिर जिन लोगों को इमरान खान साहब ने बुलाया था, ये 5 लोग हैं जिनको इमरान खान साहब बुला रहे हैं, ये अप्रैल से कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग आएँ और मिलें और कोई संजीदा तरीके से मुलाकात हो नहीं पा रही इमरान खान साहब की। अली अमीन गंडापुर साहब को मिलना चाहते हैं, वो तैमूर झगड़ा साहब को मिलना चाहते हैं, शिबली फराज साहब को मिलना चाहते हैं, उमर अयूब साहब को मिलना चाहते हैं और मुजम्मल असलम साहब को मिलना चाहते हैं। 5 लोगों को इमरान खान साहब मिलना चाहते हैं, लेकिन मुलाकात अभी तक हुई नहीं। तो मंगल का दिन है, यहाँ पे ये कोशिश होनी थी कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए और फिर ये भी बताया गया था कि फिर 30 तारीख को इन केस अगर बहुत मामला फंस गया तो 30 जून तक की डेडलाइन है, तो तब बजट पास कर दिया जाएगा, ये भी कहा गया था। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने मुझे बताया। अब इसमें टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, बजट क्या अचानक से पास हो सकता है, नहीं हो सकता, ये सारी लंबी चीज़ें, लेकिन उनकी बताई हुई कहानी ये थी। अब बजट पास होने के बाद जो है वो ये होता क्यों है, देखें अली अमीन गंडापुर साहब बोल बहुत बड़े बोल जाते हैं। मसला ये नहीं है कि बजट पास क्यों हो गया, देखिए उनका आईनी हक है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला है, वो बजट पास करवाना चाहें तो करवा लें, उनके पास असेंबली है और उनका आईनी और कानूनी हक है कि वो बजट पास करवाएं। लेकिन मामला ये है कि वो बोल बहुत बड़े बोल जाते हैं, वो बड़े बड़े दावे कर जाते हैं। तो जब आप बड़े बड़े दावे कर जाते हैं ना, तो वो दावे आपको बाज़ औक़ात फंसा देते हैं, लोग आपसे उम्मीद बांध लेते हैं। यही गंडापुर साहब के साथ हुआ, जब वो पहले लोगों के साथ गए इस्लामाबाद, फिर वो लोगों को उन्होंने अकेला कर दिया और वो वापस चले गए
और जो लोगों के साथ हुआ वो भी आपके सामने। फिर दूसरी मरतबा भी उन्होंने बहुत बड़े दावे किए कि मैं पहली गोली खाऊंगा, लोगों को गोलियां लग रही थी, अली अमीन गंडापुर साहब वापस चले गए। तो अभी फिर उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए। जो दावे हैं ना वो उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अगर वो दावे ना करें और खामोशी से सर फेंक के अपना काम करें तो इतनी तनकीद उनके ऊपर शायद नहीं होगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने गद्दारी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। देखें, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये फैसला तो फिर इमरान खान ने करना है। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब चॉइस किसकी है? इमरान खान की है। उन्हें वज़ीर आला बनाया किसने? इमरान खान साहब ने बनाया। अगर वो इमरान खान के फैसले मान रहे हैं तो इमरान खान साहब उनके बारे में फैसला कुछ और करेंगे, और अगर इमरान खान साहब को लगेगा कि मुझे फायदे के बजाय नुकसान दे रहे हैं तो फिर इमरान खान साहब फैसला कुछ और करेंगे। ये फैसला तो देखें, ना मैं कर सकता हूं, ना कोई और कर सकता है, ना सोशल मीडिया कर सकता है। ये फैसला तो इमरान खान साहब ने करना है, और जिस वक्त इमरान खान साहब ने फैसला किया आपको उसके असरात नजर भी आ जाएंगे, आपको पता भी चल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि जेल में बैठे हुए लीडर के लिए ये इस किस्म के फैसले करना और इतनी बड़ी चीज़ें डिसाइड करना आसान नहीं होता। ये मुश्किल होता है, ये बहुत मुश्किल होता है। उस्मान बुज़दार जैसे वज़ीर आला को चेंज करना बहुत मुश्किल था, तो यहाँ ये फैसले आसान नहीं होते। अब जो खैबर पख्तूनख्वा के MPs हैं वो क्या कहते हैं कि उन्हें क्या बताया गया था? खैबर पख्तूनख्वा के MPs को ये बताया गया था कि हमारे सूबे के अंदर हमारे पास काफ़ी पैसा है जो हम अवामी फलाह के ऊपर खर्च करना चाहते हैं, और हमने बड़ी मेहनत करके अपने सूबे को सरप्लस किया है। मामला ये है कि अगर हमने ये बजट पास ना करवाया तो हमारी हुकूमत गिरा दी जाएगी और एक और सेटअप ले आएंगे, और वो जो सेटअप आएगा इमरजेंसी लगाने की सूरत में वो इस पैसे को अल्लल्ले तल्लल्लों में ज़ाया करेगा। ये सारा पैसा जो है हमारी आवाम का हक है, और इसके ऊपर हमने स्कीमें देनी है अपने MPs को, MNAs को, सबको। तो ये हम तरक्याती बजट एक लेकर आना चाहते हैं, आवाम को नाराज़ हमने नहीं करना। इस किस्म का वहाँ पर भी एक बयानिया है। और दूसरा ये भी बयानिया है कि इमरान खान की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, सिर्फ इस हुकूमत को बचाना भी है। वो ये कहते हैं कि हमने इमरान खान की हुकूमत को बचाया है, लेकिन ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को बचाने से ज़रूरी था कि इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाता, क्योंकि लीडर इमरान खान है। अगर उसने कह दिया, अब इसमें एक और चीज़ भी है ना, हमारे पास तो दस्तयाब मालूमात वही है जो इमरान खान साहब की बहनों ने बताई है, और उसके मुताबिक तो यह है कि इमरान खान साहब ने कुछ और कहा और यहाँ कुछ और हो गया। लेकिन मुमकिन है कि इमरान खान साहब की कोई कन्वर्सेशन किसी जगह पे कोई पैगाम पहुंचा हो, ये भी मुमकिन है, मुमकिनात में से है ना, वो तो कुछ भी सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, और ये खबर है, अली अमीन गंडापुर साहब को वाकई में ये धमकी दी गई थी कि अगर आपने बजट पास ना करवाया तो फिर आपकी मर्जी है, फारग कर दिए जाएंगे। लिहाजा उन्होंने जैसे भी किया, उन्होंने अपनी हुकूमत बचाई है फ़िलहाल। लेकिन इमरान खान साहब ने पहले ये कहा था कि हुकूमत जाती है तो जाए, लेकिन अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था। तो पार्टी में हर एक की अलग अलग सोच है, हर एक की अपनी अपनी पॉलिटिकल विजडम है। मेरे ख्याल में अब फैसला इमरान खान साहब करेंगे। अगर इमरान खान साहब की बहनों की आज उनसे मुलाकात होती है और वो ये सिचुएशन इमरान खान साहब के सामने रखती हैं, तो फिर देखना ये होगा कि इमरान खान साहब का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या आता है, वो इंपॉर्टेंट होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।